हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सेट नंबर 3 है और 823 ई है। ठीक है, सेट का नाम दे रखा है। चलिए, आपको समय पूरे 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे और पूर्णांक जो है 70 नंबर का होगा। आप लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। सबसे पहले हम अच्छे तरीके से निर्देश को पढ़ लेते हैं। देखिए, निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा ब है। खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करे। प्रत्येक के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रत्येक खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए, ये भी आपको बताया गया है। चलिए, अब खंड अ को करते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। आपका पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है दाल, चीनी, दूध या संतरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूध। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो दूध हो जाएगा। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है? हृदय, त्वचा, वृक्क या फेफड़ा। तो रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वृक्क से। ठीक है, इसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा, तपेदिक, डायरिया या डेंगू। तो देखिए, मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं? तो मच्छर डेंगू फैलाते हैं, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? लौह तत्व, प्रोटीन, सोडियम या कार्बोहाइड्रेट। तो मांसपेशियों की मजबूती जो होती है वो होती है प्रोटीन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 1, 2, 4 या 5। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए कि उपहार चेक की धनराशि होती है। तो उपहार चेक की धनराशि कितनी होती है? 10 रुपये। यहाँ 20 छापा है, 21 छपना चाहिए। 21 रुपये, 51 रुपये या 25 रुपये। तो उपहार चेक की जो धनराशि होती है वो होती है हम लोग का 21 रुपया, यानी कि ये ऑप्शन बी होना चाहिए। 20 छापा था, 21 आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशुद्ध जल से रोग होता है? हैजा, चेचक, मलेरिया या तपेदिक। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है हैजा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने से पहले या इनमें से कोई नहीं। तो सब्जियों को हमें कब धोना चाहिए? तो छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए, उसके बाद छीलना है, उसके बाद सब्जियों को काटना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 72 से 80 बार, 80 से 90 बार, 90 से 100 बार तक या 100 से 120 बार तक। तो नाड़ी की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर
ए हो जाएगा 72 से 80 बार तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ये है कि मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियाँ कौन सा रोग फैलाती है? पीलिया, मलेरिया, डायरिया या तपेदिक। तो मक्खियों द्वारा फैलने वाला जो रोग है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तपेदिक रोग जो है मक्खियाँ फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु, जल, भोजन या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा जल के द्वारा फैलता है, यानी कि ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल या चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल। दाल यानी साफ तरल आहार दाल को हम लोग नहीं मानते हैं, यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे? तो 220 में 5 से भागा दे देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 44 रुपये, यानी कि गृह गणित से ये बहुविकल्पी में डाला है, गृह गणित वाला चैप्टर से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोच का क्या लक्षण है? जब मोच आता है तो कौन सा लक्षण होता है? पहला है कि दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, सूजन या ये सभी। तो देखिए जब भी मोच आएगा तो ये सारी घटनाएं होता है, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, वित्तीय स्थिरता, व्यय पर नियंत्रण या इनमें से सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य जो है ये सभी है, बचत भी करना है, वित्तीय स्थिरता भी करना है और व्यय पर हमें नियंत्रण भी करना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? ऑप्शन है तरल भोजन, दूसरा ऑप्शन है तला भोजन, तीसरा ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन और चौथा ऑप्शन है रेशेदार भोजन। तो अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो तरल भोजन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो शरीर का तापमान हम लोग किससे नापते हैं? तो थर्मामीटर से, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए पढ़ते हैं 19 को। 19 है कि डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है कि ग्रिलिंग, दूसरा ऑप्शन है रोस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग और चौथा ऑप्शन है टोस्टिंग। तो देखिए डबल रोटी व बिस्किट बनाने की जो विधि है उसको बेकिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। मोच आने पर प्रयोग करते हैं डेटॉल का, आयोडेक्स का, सेवलान का या कोल्ड क्रीम का। तो मोच आने पर किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, आयोडेक्स। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अब खंड ब को देखते हैं। एक एक देखिए, एक एक प्रश्न हम बिल्कुल लिख करके पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से समझा करके। खंड ब है, निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना है। प्रश्न 21 संख्या क्या है? 21 है कि जल प्रदूषण के कारण है। जल प्रदूषण के क्या कारण है आपको लिखना है और पूरे के पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए जल प्रदूषण के क्या कारण है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हम लोग लिखेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखिए, हेडिंग लगा देंगे, तुरंत हेडिंग लगाना न भूलिए। जल प्रदूषण के कारण, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन हो रहे औद्योगिकरण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, जो जनसंख्या बढ़ी है और उद्योग धंधे बढ़े हैं, उद्योग धंधों से कचड़े जो है नाले के माध्यम से जल में जा रहा है, उसको क्या कर दे रहा है? दूषित। चमड़े के कारखाने, चीनी व एल्कोहल के कारखाने, कागज की मिलें तथा शहरों के बड़े नाले जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जल प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो ये जो कारखाने हैं इनसे ही ज़्यादा जल प्रदूषित होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है
कि आदर्श रसोई घर क्या है या आदर्श रसोई घर किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे कैसे। आदर्श रसोई घर, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि आदर्श रसोई घर, बताना है कि आदर्श रसोई घर होता क्या है। तो हर प्रकार से सुव्यवस्थित, सही आकार के, साफ सुथरे तथा प्रकाश एवं सवातन युक्त रसोई घर को आदर्श रसोई घर माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं। इस पर भी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित चेक किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि रेखांकित चेक है क्या। तो देखिए रेखांकित चेक, प्रश्नोत्तर संख्या हम लगा देंगे 23, रेखांकित चेक पढ़ेंगे। बैंक के उस चेक को रेखांकित चेक अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती है। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस चेक का नकद भुगतान नहीं किया जाता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। ये रेखांकित चेक का है विशेषताएं हैं, इसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और याद करके जाइएगा। ये सारे के सारे जो है मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अब चलिए, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, ये भी हमको 2 नंबर दे करके चला जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24, तापक्रम बनाना क्यों आवश्यक है। तापक्रम देखिए, तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन कर सकता है। यदि उसको तापक्रम का चार्ट डॉक्टर को मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति कैसी है, आपका शरीर कैसा है, उसके हिसाब से आपको क्या कर देगा तो दवा उपलब्ध करा देगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। वायु प्रदूषण के कारण क्या है भाई, आपको बताना है। हवा कैसे प्रदूषित होता है, कौन से कारण है जो इसको प्रदूषित करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्नोत्तर संख्या 25 आपको लगाना है। वायु प्रदूषण के कारण देखिए क्या क्या है। तो वायु प्रदूषण के निम्न कारण है। पहला कि रसोई घरों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं के कारण वायु का प्रदूषण बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन जो रसोई घरों से जो धुएं निकलते हैं, चिमनियां जो ईंट की है चल रही है, उनसे धुआं निकल रहा है, हवा क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। दूसरा है विभिन्न प्रदूषकों को वायु पर फेंकने से वायु प्रदूषक हो रहा है। जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ है या तरह तरह के जो कीटनाशक पदार्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, वायु के संपर्क में लाते हैं तो वायु भी प्रदूषित होती है। वनों की लगातार हो रही कटाई वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। यानी हम जितना ही पेड़ काटेंगे हवा उतना ही दूषित होगा। चलिए, गाड़ियों के धुएं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो भी वायु को क्या कर दे रहा है तो प्रदूषित कर रहा है। तो ये थे वायु प्रदूषण के कारण। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिए और लिख करके आइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है कि विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विषाक्त भोजन किसे कहते हैं या इससे आपका क्या तात्पर्य है, विषाक्त भोजन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि विषाक्त भोजन पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना देता है। सामान्यतः ऐसा भोजन में कोई न कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्रहण नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यही विषाक्त भोजन कहलाता है। कहने का मतलब है कि बहुत से सारे ऐसे भोजन हैं जो देखने में अच्छे तो लगेंगे लेकिन खाने के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। उसे ही हम लोग विषाक्त भोजन या फूड पॉइजनिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर आपको लिख के आना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 27 से 31 तक। निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है,
प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? इसके लिए हमें पूरे 4 नंबर मिल जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा का लिख देंगे कि किसी रोग के होने या चोट लगने पर जो सर्वप्रथम उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो यदि आपको किसी प्रकार का रोग हो गया या किसी प्रकार से आपको चोट लग गई तो जो तुरंत आपको उपचार किया जाएगा। उपचार करने वाला, ये इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ही उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति हो जो आपको ठीक करने में मदद करता हो या प्राथमिक उपचार करता हो, वो क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा है। शुरू में दी जाने वाली चिकित्सा जो है प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। इसे आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब चलिए, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है? निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है, ये हमको पूरे 4 नंबर दे के जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28, निर्जलीकरण को समझिए। तो निर्जलीकरण, ठीक है, हेडिंग लगा देना है। पढ़ेंगे कि निर्जलीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। शरीर में पानी की कमी का परिणाम होता है। निर्जलीकरण क्या है? तो शरीर में पानी के कमी होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। ये इसे याद रख लेंगे। यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाले पानी की मात्रा दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। निर्जलीकरण कब हो जाएगा? जब हम थोड़ा सा पानी पिएंगे और किसी न किसी माध्यम से, मल मूत्र अथवा पेशाब के माध्यम से अथवा पसीना के माध्यम से हमारे शरीर से जब अधिक जल निकलेगा तो निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। भूनने और सेकने में क्या अंतर है? यह आपको बताना है कि भूनने और सेकने में क्या अंतर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्नोत्तर संख्या 29 लगाइए और लिखिए भूनने और सेकने में अंतर। देखिए, भूनते समय भोज्य पदार्थ वस्तु आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है। जब हम भूनते हैं तो जो वस्तु है सीधे आग पर जाकर के संपर्क में नहीं आती है, कुछ दूर से ही भून जाती है। जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। जब हम लोग सेकते हैं तो डायरेक्ट वस्तु को क्या कर देंगे, जो है आग पर या विद्युत का जो सलाख है उस पर रख देंगे। जबकि भूनते हैं तो थोड़ा दूर से ही कर देंगे, जैसे तो वो हो जाएगा। भूनने की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जो भूजा वूजा होता है आप लोग जानते भी हैं, तो भूनने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अब प्रश्नोत्तर संख्या 30। प्रश्नोत्तर संख्या 30 क्या है? नाप लेने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए व किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन करें। नाप लेने की विधि। तो क्वेश्चन संख्या 30 है, प्रश्नोत्तर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 30, नाप लेने की विभिन्न विधियां। तो देखिए, नाप लेने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित है। 2 प्रकार की होती है। केवल सीने अथवा छाती का नाप ले लेंगे, ये भी एक नाप होता है, या विभिन्न अंगों का नाप लेना, तो ये दूसरी विधि हो जाएगी। अब विभिन्न अंगों की नाप कैसे लेते हैं, तो इसका विस्तार से हम लोग लिख देते हैं। तो विभिन्न अंगों की नाप लेना, सीने की नाप, कमर की नाप लेना, तीरे या पुट की नाप लेना, गले की नाप लेना, या वस्त्र की लंबाई या आस्तीन की नाप लेना, ये विभिन्न अंगों की नाप लेने वाली विधि के अंतर्गत ये सारे नाप आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 31। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत का क्या महत्व है, ये हमें बताना है कि ओजोन परत क्या है अथवा ओजोन परत का महत्व क्या है। तो ये बताना है प्रश्नोत्तर संख्या 31। एकदम अच्छे तरीके से लिख के आइएगा। ओजोन परत का महत्व। ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है। पृथ्वी का कवच किससे माना जाता है? ओजोन परत को। ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें यदि आ जाएंगी तो शरीर पर विभिन्न प्रकार के छाले, बहुत प्रकार के घाव या बहुत सारी रोगों का वाहक कर देंगी। तो ओजोन परत क्या होती है? तो पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी का इसे कवच भी माना जाता है। यही इसका महत्व है। अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, इसे याद करके जाइए और लिख करके आइएगा। एक एक क्वेश्चन डिटेल से बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। ये 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी है, इसका निर्देश पढ़ना है और 100 शब्दों के अंतर्गत उत्तर लिखना है और पूरे हमको 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है।
श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। अथवा पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। किसी एक का लिखना है, तो हम लोग किसका लिखे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको परिभाषित करेंगे। प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, अतः पर्यावरण के घटकों जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश आदि का प्रदूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या मतलब है, तो जल का प्रदूषित होना, वायु का प्रदूषित होना, मिट्टी अथवा प्रकाश का प्रदूषित होना जो है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जब वायु, जल, मृदा आदि में अवांछनीय तत्व घुलकर उसे इस हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने लगे, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण का परिभाषा। अब कह रहा है कि मानव जीवन पर प्रदूषण का प्रभाव क्या है, तो एक एक करके लिखेंगे। ये लांग वाला है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं। मानव जीवन पर प्रदूषण का प्रभाव, पहला है प्रदूषण के प्रभाव से कोई भी मनुष्य या पेड़ पौधे नहीं बच सकते। अगर पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो प्रदूषण यदि बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है कि जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है, वैसे वैसे प्रदूषण जनित रोगों की दर व गंभीरता में वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होने लगेगा, रोग जो है बढ़ने लगेगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर प्रभाव, प्रदूषण प्रभावित होने से व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जन स्वास्थ्य पर असर होता है। निम्न स्तर वाला व्यक्ति न तो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकता है और उसकी उत्पादन क्षमता समान रह पाती है। ठीक है, जब प्रदूषित होगा तो हमें रोग होगा, और जब रोग होगा तो हमारे शारीरिक की क्षमता घट जाएगी, हम कार्य कुशलता सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये भी एक मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है प्रदूषण। अब आर्थिक जीवन पर प्रभाव, देखिए पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव मानव के आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य प्रभाव से उसके आय भी प्रभावित होता है। यदि कि प्रदूषण बढ़ेगा तो हम बीमार होंगे, बीमार होने के पश्चात यदि किसी प्रकार के कार्य नहीं करते हैं तो हमारे शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ने के साथ साथ आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा, यानी कि आमदनी का सोर्स ऑफ इनकम पर भी प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, अथवा संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। किसी एक का बताना है, इसके लिए 3-3 नंबर पूरे हमें को 6 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लिखे हैं, किसी एक का ही लिखना है आपको जा करके। क्वेश्चन नंबर 33, भोजन पकाने के उद्देश्य, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है आपको लिखना है। भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहला सुपाच्य बनाना, खाद्य सामग्री को पकाने से उसके जटिल अवयव टूटकर एक सीमा तक सरल अवयव में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे भोजन नरम व चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है। दूसरा है भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी पकाना है, तो स्वादिष्ट बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए पकाया जाता है। तीसरा आकर्षक बनाना, भोज्य पदार्थों को सामान्यतः आकर्षक दिखने के लिए भी पकाया जाता है। कीटाणु रहित भोजन, भोजन को पकाने से उसमें किसी भी प्रकार के कीटाणु हो तो वे मर जाते हैं। तो ये थे भोजन पकाने के उद्देश्य। उसके साथ साथ संरक्षण, भोजन को संरक्षित रखने के लिए पकाया जाता है, ये भी हो जाएगा। आपका अगला है कि भोजन पकाते समय ध्यान देने योग्य बातें, ये दूसरा है। इसके लिए ऊपर वाले के लिए पूरा आपको 3 मार्क, और यहाँ से क्या क्या ध्यान देना है, तो भोजन पकाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता, पहले तो हम भोजन जब भी पकाएंगे तो स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे। भोजन पकाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। साफ बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए।
कीटाणु रहित, भोजन कीटाणु रहित हो, यानी भोजन में किसी प्रकार के कीटाणु ना हो, ये हमें ध्यान देना है। स्वाद, भोजन स्वादिष्ट हो। पोषक तत्वों की सुरक्षा, भोजन पोषक तत्वों से भरपूर हो और उसके पोषक तत्वों की सुरक्षा की जाए, इस बात का भी हमें ध्यान देना है। तो ये भी 33 वाला हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 34 कि पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए भी आपको पूरे कितने मार्क मिल जाएंगे, 6 मार्क। ठीक है, देखिए पारिवारिक बचत, क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर हो जाएगा पारिवारिक बचत। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। पारिवारिक बचत को सुरक्षित रखने का साधन, तो बचत को सुरक्षित रखने का साधन कौन कौन से हैं। बचत को निम्न साधनों के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। पहला, आप उसे बैंक में जमा कर दीजिए, डाक खाने में जमा कर दीजिए, या बीमा योजना लीजिए, भविष्य निधि में रखिए, या राष्ट्रीय बचत पत्र योजना का लाभ उठाइए, या अच्छी कंपनियों का शेयर खरीदिए। इस प्रकार से आप बचत को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे मैंने 2024 के लिए गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर था, जिसके सारे बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से करा दिया। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए।